गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट? जो मतलब सॉरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आज हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है। जो तंत्र क्या होता है, जो तंत्र जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करता है और निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करता है। मतलब फीमेल में जो पार्ट होता है वो जनन की कोशिकाओं को उत्पन्न करता है और निषेचन की प्रक्रिया को क्या करता है, संपन्न करता है। वो तंत्र क्या कहलाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब मादा जनन तंत्र कहलाता है। अब मादा जनन तंत्र कितने प्रकार का था? मादा जनन तंत्र 2 प्रकार का था। कौन कौन सा? द्वितीयक लैंगिक जनन एंड प्रथम लैंगिक जनन एंड द्वितीयक लैंगिक जनन। ठीक है, तो प्रथम लैंगिक जनन में मैंने आपको बताया था इसकी संरचना कैसी होती है और ये कैसा दिखता है। अब उसमें बताया था द्वितीयक लैंगिक जनन में क्या होता है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो हमारा क्या होता है, मादा जनन तंत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। मादा जनन तंत्र, इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग, दूसरा है हमारा द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग। अब मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं आपको ऑलरेडी प्राथमिक द्वितीयक अंग क्या होता है। अब द्वितीयक लैंगिक अंग के कितने पार्ट्स होते हैं? तो इसके क्या होते हैं? पहले फिलोपियन नलिका, फिलोपियन नलिका का इसको क्या बोलते हैं? अंडाशय या अंडवाहिनी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा गर्भाशय, अंडवाहिनी। दूसरा हमारा क्या था इसके पार्ट्स में? गर्भाशय। थर्ड पार्ट हमारा क्या था? योनि। मैं ऑलरेडी आपको इन सब के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे नर जनन तंत्र। तो अब हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र होता क्या है। वह मतलब नर में वह जनन तंत्र जो जनन की कोशिकाओं को विकसित करता है, मतलब उत्पन्न करता है और जनन अंगों को विकसित करता है, मतलब उनका विकास करता है। वह क्रिया क्या कहलाती है, वह तंत्र हमारा क्या कहलाता है? नर जनन तंत्र। तो फिर से एक बार देखेंगे। नर में वह तंत्र जो क्या करता है, जनन की कोशिकाओं को उत्पन्न करता है तथा उनका विकास करता है, विकास करता है। वह तंत्र क्या कहलाता है? नर जनन तंत्र कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है नर जनन तंत्र क्या होता है? नर में वह तंत्र जो जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करता है और उनका विकास करता है, जनन अंगों का विकास करता है, वह पार्ट हमारा क्या कहलाता है? नर जनन तंत्र कहलाता है। अब ये कितने प्रकार का होता है? तो नर जनन तंत्र भी हमारा 2 प्रकार का होता है। जनन तंत्र 2 प्रकार का होता है। पहला क्या है हमारा? प्राथमिक द्वितीयक, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे मादा में होते थे वैसे इसमें प्राथमिक लैंगिक अंग, दूसरा क्या है, द्वितीयक लैंगिक अंग।
लैंगिक अंग। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक द्वितीयक प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे प्राथमिक द्वितीयक क्या होता है। तो प्राथमिक द्वितीयक क्या होता है? प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है? हमारा टेस्टिस होता है। क्या होता है? हमारा टेस्टिस। अब क्या है? इस वह वृषण गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। ये कहाँ पे होता है? गुहा के बाहर वृषण कोश पर स्थित होता है। और ये मनुष्य में क्या होता है? एक जोड़ी पाए जाती है। ये मनुष्य में एक जोड़ी पाया जाता है। और इसका जो तापमान होता है वो हमारे शरीर से 2-3 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। इसका तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और जिस पर क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जिस पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। फिर से प्राथमिक लैंगिक अंग को हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिस को ही हम लोग बोलते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग बोलते हैं। वृषण गुहा के बाहर वृषण कोश पर स्थित होता है। और ये क्या होता है? इसके बाहरी गुहा पर वृषण कोश पर स्थित होता है। और ये ह्यूमन में क्या होता है? एक जोड़ी पाए जाते हैं। और इसका जो तापमान होता है हमारे शरीर के तापमान से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। और इस पर क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब हमारा द्वितीयक लैंगिक अंग के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो द्वितीयक लैंगिक अंग के पहला पार्ट हमारा क्या होता है? वृषण कोश होता है। क्या होता है? वृषण कोश होता है। उसके बाद अधिवृषण होता है। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? हमारा अधिवृषण होता है। उसके बाद शुक्रवाहिनी, ये देख रहे हैं आप, ये हमारी क्या है? शुक्रवाहिनी। शुक्राशय, उसके बाद होता है हमारा मूत्र मार्ग। अब इसमें देखते हैं वृषण कोश क्या होता है। वृषण कोश के अंदर दोनों शुक्राशय बंद होते हैं। क्या होते हैं? वृषण कोश के अंदर दोनों बंद रहते हैं। वृषण कोश के अंदर दोनों शुक्राशय बंद रहते हैं। इसके बीच में एक अंडकोश विभाजक पट होता है। इसके बीच में क्या होता है? अंडकोश विभाजक होता है जो दोनों को डिवाइड करता है, दोनों को मतलब बांटता है। और जो 2 पार्ट में बंटता है उनमें से ही एक हमारा क्या होता है? एक हमारा वृषण होता है। और वृषण तापमान का नियामक का कार्य करता है। तापमान नियामक का काम करता है, मतलब तापमान को सीमित रखता है, नियामक का कार्य करता है। अब हम पढ़ेंगे अधिवृषण हमारा क्या होता है। तो अधिवृषण हमारा क्या होता है? ये आपको जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है ये हमारा क्या है? अधिवृषण। ये पार्ट हमारा क्या है? अधिवृषण। इसकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है? 6 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 6 सेंटीमीटर तक होती है। यह पतली नालिका, ये क्या होती है? पतली नालिका की तरह कुंडलित होती है, मतलब ऐसे घूमी हुई होती है। अब इसके कार्य क्या होते हैं? वृषण से शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी पहुंचाने का रास्ता देती, मतलब मार्ग देती। वृषण से शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी तक पहुंचाने का रास्ता देती है। उसके बाद शुक्राणुओं को पोषण देना। स्खलन के समय क्या करती है? जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। फिर शुक्राणुओं का मतलब निषेचन के समय शुक्राणुओं का परिपक्व करना, मतलब उसको रेडी रखना, उसका काम करती है। अब हम पढ़ेंगे शुक्रवाहिनी। तो शुक्रवाहिनी हमारी क्या होती है अब ये देखेंगे। तो आपको ये पार्ट दिख रहा है ना, ये क्या है हमारा? शुक्रवाहिनी। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये हमारा है शुक्रवाहिनी। ये क्या? अधिवृषण से। ये किससे निकलती है? ये देख रहे हैं आप, अधिवृषण से ये निकलती है शुक्रवाहिनी। मूत्र मार्ग के चारों ओर फैलकर शुक्राशय बनाती है। क्या करती है? मूत्र मार्ग के चारों तरफ फैल जाती है और ये क्या बना लेती है? शुक्राशय को बनाती है। फिर क्या करती है शुक्रवाहिनी? शुक्राणुओं का संग्रह करती, मतलब उनको इकट्ठा करती और इनका संचालन करती है। शुक्राणुओं को इकट्ठा करती और इनका संचालन करती है। और इसकी जो लंबाई होती है वो 40 सेंटीमीटर तक होती है। 40 सेंटीमीटर होती है। और कैसी होती है? कुंडलित होती है। कैसी होती है? कुंडलित होती है। अब नेक्स्ट है हमारा शुक्राशय। अब हम पढ़ेंगे शुक्राशय क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया शुक्रवाहिनी क्या होती है, अब पढ़ेंगे शुक्राशय। उसके बाद क्या है हमारा शुक्राशय। शुक्राशय क्या होता है? ये मूत्राशय के आधार भाग पे बना होता है। ये हमारा जो क्या है? मूत्राशय। इसका जो आधार भाग है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जुड़ा होता है, मतलब उससे आपस में जुड़ा होता है।
और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राशय कहते हैं। ये आप देख रहे हैं हमारा मूत्राशय है, इसका जो आधार भाग है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्राशय बोलते हैं। और ये ग्रंथि रचना है, क्या एक ग्रंथि रचना है जिससे जो क्या करता है, शुक्राणुओं को सक्रिय रखता है। क्या करता है, शुक्राणुओं को सक्रिय रखता है। और शुक्राणुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, वीर्य या वहित तरल पदार्थ भी बोलते हैं। शुक्राणुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, वीर्य या वहित तरल पदार्थ भी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे मूत्र मार्ग क्या होता है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी से जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, तो फ्रेंड मैं आपको क्या बता रही थी, मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग क्या होता है, जिससे हमारे जो बॉडी का बैड गंदा मटेरियल होता है वो उसके द्वारा बाहर टॉयलेट के रूप में बाहर जाता है। तो किससे जाता है, मूत्र मार्ग से बाहर जाता है। वो हमारा क्या कहलाता है, मूत्र मार्ग, जिससे हमारी जो बॉडी की इंटरनल गंदगी होती है वो बाहर निकलती है वाहित मल के रूप में। कहाँ से निकलती, मूत्र मार्ग से। और वह पार्ट हमारा क्या कहलाता है, मूत्र मार्ग कहलाता है। हमारा है शिश्न। ये क्या होता है, शिश्न क्या होता है, यह पेशी मैथुनांग होता है, मतलब एक मैथुन अंग होता है जो मैथुन की क्रिया में सहायक होता है, जो मतलब निषेचन करने में सहायक होता है। और क्या करता है, मादा जनन तंत्र में परिवहन करने में भी मदद करता है, सहायक होता है। मादा जनन तंत्र में भी परिवहन करने में सहायक होता है। देखिए, नर जनन तंत्र में 2 सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, जनन करने में सहायता प्रदान करती हैं। तो पहली हमारी क्या है, प्रोटेस्टेड ग्रंथि, दूसरी है काउपर ग्रंथि। प्रोटेस्टेड ग्रंथि क्या होती है, इससे क्या होता है, क्षारीय द्रव स्रावित होता है, एक क्षारीय पदार्थ निकलता है। सीमेन का 20 से 30% भाग क्या ये बनाता है, सीमेन का 20 से 30% भाग ये बनाता है, जिसमें पेप्सिनोजन, जिनमें क्या क्या पाया जाता है, पेप्सिनोजन पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। ये सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, शुक्राणुओं को सक्रिय बनाते हैं। क्या होती है प्रोटेस्टेड ग्रंथ, इसको क्या बोलते हैं, इन ग्रंथियों को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। मेल ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये ग्रंथियां क्या करती हैं, मेल में जनन करने की क्षमता को सक्रिय बनाती हैं, जनन करने की क्षमता को बढ़ाती हैं। इससे क्या होता है, एक क्षारीय द्रव का स्त्रवण मतलब स्त्रवित होता है, एक क्षारीय द्रव निकलता है। सीमेन का 20 से 30% भाग इसी में बनता है, जिसमें क्या होता है, पेप्सिनोजन होता है, लाइसोजाइम आदि एंजाइम पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, शुक्राणु सक्रिय होते हैं। अब दूसरी हमारी ग्लैंड कौन सी होती है, काउपर ग्लैंड क्या होती है, ये भी क्या होता है, एक क्षारीय पदार्थ होता है। ये भी क्या होता है, क्षारीय पदार्थ को स्त्रवित करती है, जो क्या करता है, निषेचन के समय मूत्र मार्ग को चिकना बना देती है। इसको क्या बोलते हैं, काउपर ग्लैंड बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आप लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको इसका नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, इसके आगे का। सो मेरा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।